टाइम्स ऑफ पानीपत की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सपना वही जो रात को सोने न दे। एपीजे अब्दुल कलाम का यह कहना कई लोगों की जिंदगी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जब भी हम हताश होते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद को काफी रिलीफ महसूस करते हैं। आज हम शहर की एक ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक सपना देखा और अपने नाम और पहचान इस कदर बनाई कि पानीपत शहर में टेक्सटाइल के मशहूर उद्योगपति होने के साथ साथ आज उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देश की गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में गिना जाता है। साहिल इंटरनेशनल के मालिक विनोद धमीजा की कंपनी के प्रोडक्ट पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और वह लगातार 12 सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। जब उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की उस वक्त वह अकेले थे और आज अगर उनकी बात करें तो उनके यहाँ लगभग 100 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। लगभग विश्व के हर कोने में घूम चुके विनोद धमीजा एक किसान के बेटे हैं। तो आइए आज जानते हैं कैसे एक किसान का बेटा देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतना बड़ा उद्योगपति बन गया। आइए उनकी जीवनी में जानते हैं यहाँ तक पहुँचने में उन्हें क्या मुश्किलें आई और उन्होंने उस पर कैसे काबू पाया। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने सपनों को लेकर और अधिक दृढ़ संकल्पित हो जाओ। सपने हर कोई देखता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। या तो उन्हें कोई इंस्पिरेशन करने वाला चाहिए जो उन्हें इंस्पायर कर सके, या उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। लेकिन जब हम खुद के ही मोटिवेशन बनते हैं, खुद के इंस्पिरेशन बनते हैं, तो कामयाबी जरूर हमारे पास पहुंच जाती है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही फेमस पर्सनालिटी की शहर की, जिन्होंने कभी सपना देखा था बहुत ही कम उम्र में, 20 से 21 की उम्र में उन्होंने सपना देखा था कि वो शहर के एक फेमस उद्योगपति बने। और आज वो शहर के फेमस उद्योगपति होने के साथ साथ आज उनका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका काम बोलता है। आइए हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में। हमारे साथ मौजूद है साहिल इंटरनेशनल के मालिक विनोद धमीजा जी, और जानते हैं उनसे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ तक के सफर को, जो यहाँ तक उनका सफर पहुँचा है, उसके बारे में उनसे जानते हैं कि कैसे और किन मुश्किलों को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, टाइम्स ऑफ पानीपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े। और उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि इस समय आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं शहर के, उनके लिए एक अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि कैसे आप, जो लोग अभी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अभी सब चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, किस तरह से आपने जॉब ना करके आत्मनिर्भरता को अपनाया और एक छोटे से लेवल से बिजनेस शुरू किया, और आज आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, देश में नहीं विदेशों में बोलता है। जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं इस चीज़ को कि कैसे वो खुद को भी इस लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तो सर बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की। ये शुरुआत मैंने जो है 1980 के अंदर है बीकॉम IB कॉलेज पानीपत से की। उस टाइम जो हमारे सभी साथी थे, वो तकरीबन जो हमारे दोस्त थे वो सब बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के लड़के थे, जिससे हमारे को ये मोटिवेशन मिला कि जो उनका लेवल था उस टाइम हम लोगों से बहुत अच्छा लेवल था। तो हम लोग यही सोचते थे कि हम इस लेवल को क्यों नहीं अचीव कर सकते। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हमने जो जैसे ही मैंने बीकॉम की 80 के अंदर, तो मैंने एक 2 साल का एक्सपीरियंस लिया सिर्फ टेक्सटाइल का, बिजनेस का। उसके बाद स्ट्रेट अवे में हम बिजनेस में हम लोग आ गए। तो सर एक्सपीरियंस आपने कहाँ से लिया था इस चीज़ का कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, कौन सी कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लिया था? यही कि हमने एक्सपीरियंस जो है पानीपत में ही लिया था। यहाँ पे नरेंद्र भाटिया जी हैं, नवीन टेक्सटाइल के नाम से, उनका एक्सपोर्ट हाउस था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ से हुआ था और 2 साल के बाद स्ट्रेट अवे हम बिजनेस में आ गए। सर कैसे पहुंचना होगा वहाँ तक, क्योंकि शुरुआत में आपने किस तरह से जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे आपने जुटाई, कैसे वहाँ तक पहुँचे? कभी लगा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ आगे बढ़ने का, इस रिस्क में बहुत नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी जा सकते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक्सपीरियंस जो हमने लिया 2 साल का एक्सपीरियंस, वो उसका मकसद ही हमारा ये था कि जो हम अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं
और कैसे बिजनेस को हम आगे लेके जा सकते हैं, उसका मकसद ही हमारा ये था। नहीं सर, क्या होता है कि कई बार जो हम लोग होते हैं, लोग बिजनेस शुरू करते हैं, 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसी कितनी ही हस्ती आपको मिल जाएगी जिन्होंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको नाकामयाबी हाथ में लगती है। तो ऐसे में आपको वो डर नहीं लगा कि हाँ ये भी हो सकता है? नहीं, इसमें जब भी आप कोई बिजनेस करते हो उसमें पहली बात तो है कोई डरने की कोई नौबत होती ही नहीं। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सक्सेस हमेशा मिलता है। अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने क्वालिटी को अचीव कर रहे हैं, डिलीवरी को अचीव कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको कभी भी चीट नहीं करेगा। हमारी एक ऐसी लाइन है इस चीज़ के लिए, और वो आज तक भी हमने अपने को कायम रखा हुआ है इस चीज़ के लिए। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए होता, मैं कहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर हम लोगों को पैसा चाहिए ही नहीं। हमारी सिर्फ रेपो काम करती है इसके अंदर। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो पैसा वही होता है हमारा। हम लोगों को जो अगर कई बार हम फॉरेन कंट्री से माल लेके आते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं, तो वो ऑर्डर एक पीस ऑफ पेपर ही होता है। जब हम किसी एक अपने सप्लायर को लिख के दे देते हैं कि ये तो 20 लाख का माल है या 50 लाख का माल है, वो बना के दे देता है, तो उसमें आपको जरूरत क्या, किस चीज़ की पड़ी? वो पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, आपको आपकी रेपुटेशन की जरूरत पड़ी। आपको सबसे पहले तो अपनी रेपुटेशन को बनाना पड़ेगा। सर आपने इसमें लिंक कैसे बनाए? क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है लिंक बनाना। आपकी शुरुआती लिंक किस तरह से बने थे? हमारे जो शुरुआती लिंक से, जो हम लोग यहाँ पे लोकल जो एक्सपोर्टर है दिल्ली बॉम्बे के एक्सपोर्टर से, वहाँ से हमने लिंक स्टार्ट किए। तो उस टाइम जो है ये हमारी लाइन एक बहुत छोटी लाइन थी पानीपत के अंदर, बहुत 7-8 एक्सपोर्टर थे सिर्फ टोटल। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पैसे की वैल्यू भी बहुत थी और प्रॉफिट भी हमें बहुत था। अगर हमारे को मान लो अगर कोई आइटम 1 रुपये की पड़ती है तो हम उस टाइम 10 रुपये की सेल कर सकते थे। लेकिन आज जो आइटम अगर हमारे को 100 रुपये की पड़ती है तो हम वो 105 की नहीं बेच पा रहे हैं। आज वो 5% पे आ गए। उस टाइम का जो पैसा कमाया हुआ है वो आज हमारे काम आ रहा है। उस टाइम का कमाया हुआ आपके। जानना चाहूंगी एक और चीज आपसे कि आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है हमारा। हालांकि आपने बताया कि आपके जो फ्रेंड्स थे, आपके साथ जो पढ़ते थे, वहीं से आपको प्रेरणा मिली कि वो लोग यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचे हैं, और आपने डिसाइड किया कि मुझे भी वहीं तक पहुंचना है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारा मेंटली कोई ना कोई सपोर्ट करता है, तो परिवार में आपको किससे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला? नेचुरली है, अगर आपके सबसे पहले फर्स्ट जो आपको सपोर्ट परिवार से ही मिलता है। जो हमारे को जो फंडिंग हुई है हमारे पेरेंट्स ने दी, जो स्टार्टिंग के अंदर, उसी से हमने आगे बढ़े हैं। अगर पेरेंट्स आपके सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ अचीव कर सकते, कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। फर्स्ट मोटिवेशन तो हमारा पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स ही हम लोगों को गाइड करते हैं कि ठीक है। अगर और दूसरे उससे पहले उससे ज़्यादा हमारे को उनकी गाइडेंस वो मिलती है कि जब उनका हार्डवर्क जो नज़र आता है। अगर हमारे पेरेंट्स ने इतना हार्डवर्क करके पैसा कमाया है, तो अगर वो हार्ड वर्किंग से पैसा आया हुआ तो आप कभी उसको खराब नहीं करोगे। तो उस टाइम जो कमाया हुआ पैसा था वो बहुत इजी मनी नहीं था हमारे पेरेंट्स से, तो इसलिए हमारा उसको मद्देनजर रख के हमने जो है वो स्टेप उठाए। सर पिताजी आपके उस समय क्या करते थे? हमारे पिताजी है एग्रीकल्चर लैंड थी विलेज के अंदर, वो आज भी है। हम एग्रीकल्चर लैंड को वो डील करते थे सारा। खेती, एक किसान के बेटे ने हाँ, ये सपना देखा कि मुझे एक बड़ा उद्योगपति बनना है, और उसे पूरा करके दिखाया। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी मतलब बिजनेसमैन फैमिली से, बैकग्राउंड से ही हो तभी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ आपका एक सपना आपको, और सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका जो डिसीजन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी जानते हैं इस चीज को। उसके बाद सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे दिक्कतें आती है, जैसे शहर में दिक्कतें आती हैं कि आपके साथ और भी कॉम्पिटिटर्स थे यहाँ पर, तो उन कॉम्पिटिटर्स को आपने कैसे ओवरकम किया? कॉम्पिटिटर तो आपको कहीं पे भी मिलेंगे। आपको ये नहीं कि इंडिया के अंदर मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे। अगर बाहर जैसे मान लो अगर हम किसी भी जगह पे पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेटर होते हैं। मान लो अगर एक 5000 पार्टिसिपेटर, तो हम एक अपने अब इंडिया के एक कंपटीटर से क्यों डरें? इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप अपनी क्वालिटी पे, अपनी डिलीवरी पे या अपनी रेपो पे आपको विश्वास होना चाहिए। तो कभी लैग पुलिंग जैसे प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया? लैग पुलिंग हमेशा होती है। अगर मान लो किसी बायर के पास आप गए हो, आप किसी आइटम को सेल करने गए, तो वहाँ पे दूसरा कंपटीटर भी जाएगा। कई बार जो हमारे कंपटीटर हैं हमारे, वो चेक करते हैं कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, हमारी आइटमें भी लीक आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कभी डरना नहीं चाहिए। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। जो आप बताइए, शेयर करना चाहिए जिससे लगे कि हाँ, जो लोग लैग पुलिंग से डर जाते हैं उन्हें नहीं डरना चाहिए। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो, आप शेयर करना चाहें हमारे साथ?
नहीं, लैग पुलिंग से तो हमेशा आपको डरना ही नहीं चाहिए। लैग पुलिंग तो एक आपके लिए मोटिवेशन है। अगर आपको कोई लैग पुलिंग नहीं करे, आपको फिर बहुत आप एक बिजनेस को एक इजी लेके चलोगे। अगर आपको मुश्किलें आ रही है, वही आपका मोटिवेशन है। तो आप इसको लैग पुलिंग नहीं गिन सकते इस चीज़ को। इसलिए आप उन चीज़ों को देख के आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, अपने प्राइसेस को इम्प्रूव करोगे, सब चीज़ आपको इम्प्रूव ही करोगे उस चीज़ से। इनके कहने का अर्थ बहुत ही सिंपल और साफ है कि जब हम लेग पुलिंग, हम किसी भी कंपटीशन में जाएं, लेग पुलिंग हर जगह होती है। हम कहीं भी कोई भी काम शुरू करते हैं, इवन हम नौकरी भी करते हैं तो भी लेग पुलिंग जो है देखने को मिलती है। लेकिन लेग पुलिंग से डर कर उस जगह को, अपने उस दृढ़ संकल्प को छोड़ देना अपना नुकसान करना है। लेग पुलिंग को एक अपने लिए मोटिवेशनल मानना चाहिए। आपके लिए ये एक कहीं ना कहीं ये आपके लिए ना आगे बढ़ने का स्रोत होता है। इसे एक बाण भी बोल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मारा जाता है, ये कहा जा सकता है ना। और जिसने इसके ऊपर काबू कर लिया वही इंसान आगे तक बढ़ सकता है। हम छोटी मोटी हस्ती के साथ नहीं बैठे इस टाइम, इस वक्त जिनके साथ हम बैठे हैं उन्होंने 20 से 21 की उम्र में ही एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। लगभग 2 साल के बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। पहले एक्सपीरियंस लिया, अच्छा खासा टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस लिया, वहां पर उन चीज को समझा और उसके बाद उन्होंने अपना खुद से बिजनेस शुरू किया। और आज अगर हम बात करें 2020 की, तो सर इस समय आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 है। हाँ जी, 58 है। यानी 58 की उम्र में, लगभग 20 से लेके 58 की उम्र में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो सच में ही प्रशंसनीय है सभी के लिए। इसी के साथ ये शहर में इतना ही नहीं, इन्होंने शहर में अपने खुद को तो ऊपर उठाया है, इन्होंने शहर में भी शहर को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ इन्होंने, अगर बात करें अभी फिलहाल में जो कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, उसमें भी इन्होंने अपना भरपूर योगदान निभाया। तो जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने भी एक कोरोना योद्धा बन के समाज में किस तरह से समाज की मदद की है। सर बताइए कि जब ये अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, 2 से 2.5 महीने के करीब जो हमारा लॉकडाउन लगा था, इस बीच लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, आपने किस तरह से उन लोगों की मदद की? ये 21 को हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो हमने 3 से 4 दिन वेट किया था। 22 को सर, 22 को, और उसके बाद 3 से 4 दिन हमने वेट किया था। तो उसके बाद जो है हमारे दिमाग में ये आया कि जो लोग हमारी वहाँ बाहर सेफ्टी के लिए सोच रहे हैं, या जो हमारी वहाँ पे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, या सफाई कर्मचारी हैं, या मेडिकल वाले हैं, क्या उनके लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ हमारे लिए है? तो हम उनकी सेवा के लिए हम बाहर निकल पड़े थे। तो जब उनके लिए बाहर निकले तो हमने देखा कि एक बहुत लोग ऐसे थे कि जो मान लो डेली वेजेज पे काम करते थे, जो दिन में 200 रुपये कमाता था, शाम को 200 का भोजन खाता था, उनकी सारी आजीविका तो रुक गई। तो हमने फिर उनको जो है कच्चा राशन लेके हमने 4-5 आदमियों का ग्रुप बनाया, और जो है हमने कच्चा राशन बांटना शुरू किया। और फिर हमने 6500 किट जो है हमने कच्चे राशन की लॉकडाउन के टाइम में के अंदर बांटी। सर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है, मतलब किसानों को दिक्कत आई है, और जो हमारे उद्योग हैं इनको दिक्कत आई है, और पूरी की पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। ऐसे में आपके यहाँ पर लगभग कभी काफ़ी ज़्यादा जो स्टाफ है काम करता होगा, उन स्टाफ को आपने किस तरह से मदद की? जो देखो जी, जो हम लोगों का अब यही एक टाइम था कि हम लोगों को स्टाफ की मदद करनी चाहिए थी। अगर मान लो आज अगर हम 30 साल से या 35 साल से काम कर रहे हैं, तो आज तक जो हमारी जेब के अंदर पैसा आया या जो हमने कमाया, वो मैंने अपने हाथ से तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कोई लूम चलाई नहीं, वो मेरे स्टाफ ने ही तो काम किया। अगर आज हमारा उनकी मदद की जरूरत आई तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आज हम उनकी मदद कर पाए। हमने उनको सैलरी भी, फुल सैलरियाँ भी दी हैं, राशन भी बांटे हैं, फुल उनकी मदद करी है। वो एक पार्ट ऑफ हमारी फैमिली है, हम उनको एम्प्लॉय नहीं कहते, वो पार्ट ऑफ फैमिली है। मेरे को आज ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने 1983 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और जो फर्स्ट कस्टमर मेरा बायर था आज भी मेरे साथ काम कर रहा है, और उस दिन जो एम्प्लॉय था आज भी मेरे साथ काम कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक परिवार बढ़ा है, ना कि हम उसको एम्प्लॉय लेके नहीं चलते हुए कि ये हमारा एक परिवार है, परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है। हमें खुशी है इस चीज़। मतलब इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपने स्टाफ को पूरी सैलरी दी है? पूरी सैलरी दी है, पूरा राशन हमने किट्स बांटे हैं उनको, कच्चा राशन भी दिया, सैलरी भी दी है हमने, सभी को दिया। हमने मार्च की सैलरी भी दी है, अप्रैल की सैलरी भी दी है, हमने कोई किसी की सैलरी काटी नहीं, किसी की भी सैलरी नहीं कट की। हालांकि इस समय सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है, लोगों का कहना है कि उन्हें समय पे सैलरी नहीं मिल पा रही, जो सैलरी मिल रही है वो कट करके मिल रही है। हालांकि ऐसे में भी
मीजा जी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका साथ निभाया, और उनका कहना है कि ये एक खुशकिस्मती है इनकी कि ऐसे समय पर इन्हें अपने एम्प्लॉयज की हेल्प करने का मौका मिला है, जिन्हें इन्होंने बखूबी निभाया है। वहीं अगर बात करें तो इनका कहना है कि एम्प्लॉयज जो है इनका एक परिवार है, और परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहता है, जितना हो परिवार के लिए ही काम करना होता है। ऐसे भी आपको शहर में ऐसे भी कई लोग मिल जाएंगे जहां पर शायद कोई 5,000 रुपये महीने का कमाता है, तो वहां पर भी सैलरी जो है कट कर दी जाती है। वहीं 2 से 3 महीने इनका जो उद्योग है पूरी तरह से बंद रहा था। ऐसे में जो एम्प्लॉयज को सैलरी देना है आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको सैलरी दी गई। तो सर इसमें आपको दिक्कत नहीं आई कि बिल्कुल भी 3 महीने तक काम तो बिल्कुल भी नहीं चला था, और मतलब कि वो लोग आए भी नहीं थे यहाँ पर काम करने के लिए, घर पर थे, तो ऐसे में पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? जैसे एक परिवार का एक मुखिया होता है, उस पर सब हर चीज़ का बर्डन होता है, तो आपको परिवार के लिए हमारे को सोचना था, तो हमने अपने परिवार के लिए सब कुछ मैनेज किया। सैलरी मैनेज जैसे हमने अपने परिवार पर्सन के लिए किया है, इसी तरह एम्प्लॉय के लिए भी किया है। हमारे लिए वो कोई मुश्किल नहीं थी, ना मैं उसको मुश्किल मानता हूँ इस चीज़ की। इसको मुश्किल नहीं मानते आप लोग? तो मैं जान सकते हो कि इस समय आपके यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है जी। 100 के 100 एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरे शतक लगा लीजिए कि शतक है आपके यहाँ पर, 100 लगभग 100 के करीब यहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ऐसे में सभी एम्प्लॉयज को खुश रखना, उन्हें 2 से 3 महीने की सैलरी बिल्कुल मुफ्त में देना, इसी के साथ राशन देना, ये सच में एक बहुत ही बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। समाज सेवी होने के साथ साथ इन्होंने एक अच्छा एम्प्लॉयर होने का फर्ज भी बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। आपने नौकरी नहीं की, मतलब 2 साल आपने काम सीखा, नौकरी इसमें नौकरी थी या फिर सिर्फ सीख रहे थे आप, क्या था वो? मैं एक्सपीरियंस ले रहा था वो। उसमें आपको कुछ भी पे आउट्स नहीं मिलते थे? कुछ पे आउट्स नहीं। तो सर उस समय पे आपने नौकरी ना करके बिजनेस को मतलब की प्राथमिकता दी थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर बनो, खुद से काम करो। ये चीज़ आपके मन में कई साल पहले ही आ गई थी, 1983 की अगर हम बात करें, उस वक्त में आपके यहाँ पर ये चीज़ आ गई थी कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कुछ युवाओं से मैं बात करती हूँ तो वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, काफी अच्छी उनके अंदर क्वालिटी होती है, तो मैं बोलती हूँ कि तुम बिजनेस करो, नौकरी कब तक करोगे? नौकरी करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ, जब हम नौकरी करते हैं तो सिर्फ हम अपनी एक जनरेशन को सेव करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने आने वाली जो जनरेशन होती है उसकी सिक्योरिटी मिल जाती है कि आने वाले समय में उन्हें जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, एक काम है जो वो इससे आगे बढ़ाएंगे। तो सर ऐसे में उन जो युवा हैं हमारे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? कि हम लोग को की तरफ से उनको एक बेस्ट विशेज है, और मैं तो ये कहूँगा कि आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास है ना, तो आप कभी भी फेलियर नहीं हो सकते इस चीज़ के लिए। अगर आपको अपनी क्वालिटी पे अपनी ईमानदारी के ऊपर विश्वास है, आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं, तो कहीं पे भी मार खाने की जरूरत नहीं होती, और इसमें कभी भी पैसे की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपका हार्डवर्क चाहिए होता है। आप हार्डवर्क करते जाओ, आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन सर हार्डवर्क एक रिक्शा वाला भी करता है, एक दूध वाला भी करता है, ठीक है, एक अखबार वाला भी सुबह जो करता है, अब हार्डवर्क ही करता है। नहीं तो किसान भी जो है, किसान से ज़्यादा हार्डवर्क शायद कोई नहीं करता जितना हार्डवर्क वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका आज भी यही कहना है कि हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी हार्डवर्क जो है उसका जो प्रॉपर आउटपुट जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। तो आउटपुट के लिए क्या करना चाहिए? आउटपुट, एक किसान हार्डवर्क करता है तो जहाँ तक उसका एक टारगेट होता है वो टारगेट जरूर अचीव करता है। अगर उसने एक गेहूँ बीजी हुई है तो गेहूँ काटता है, उसको मार्केट में बेचता भी है, उसको पैसे भी आते हैं, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ यही है ना कि मैंने क्रॉप्स को बनाना है और उसको बेचना, बाद में बेचना है, तो है। बाकी तो ऊपर वाले की बाहर और ऊपर वाले की विशेष तो हमेशा सबके साथ होती है। ऊपर वाला जहाँ चाहे वहाँ हम लोगों को रहना पड़ता है। जिन युवाओं के पास अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कितनी कम इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? अगर वो जैसे पानीपत जो हमारा है इस टाइम पे टेक्सटाइल के नाम पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि टेक्सटाइल यहाँ की सबसे बेस्ट है, तो किस तरह से वो इस उद्योग से जुड़ सकते हैं?
देखो, एक युवा के लिए अगर उन्होंने एक बिजनेस के अंदर आना है, ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर वो बिना पैसे के कहीं जा पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जहाँ भी जो एम्प्लॉई है अपना नौकरी करके जो उससे पैसा कमाए, पैसा कमाने के बाद जितना पैसा हाथ में होता है उसको उतने बिजनेस के हिसाब से उसको बिजनेस चूज करना चाहिए, किस बिजनेस के अंदर जाए। ऐसा तो कोई भी बिजनेस नहीं है कि आप सोचो कि फ्री में या बिना पैसे के कोई बिजनेस हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वहां तक तो आपको एक टारगेट तो अचीव करना ही पड़ेगा कि ठीक है जी, मेरे पास एक मैंने को 20,000 रुपये इकट्ठे करने, 20,000 की नौकरी तक इकट्ठे करना और 20,000 के बाद मैंने एक मान लो केले की रेडी लगानी है, तो वो आपको बेस तो बनाना ही पड़ेगा। या अपने पेरेंट्स जो है उनके पेरेंट्स हेल्प करेंगे कि बच्चे को वहां तक ले जाके तो उसके बाद आगे बढ़े। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद थे दमीजा जी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया था और आज वो जो है बुलंदियों को छू रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हम सभी के लिए ये इंस्पिरेशन भी है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, मन में ईमानदारी होनी चाहिए, अपने काम को ईमानदारी से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के जरिए आपके जरिए कहीं ना कहीं हमारे शहर के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को आपकी जो स्टोरी है जो जानने को मिली और वो आगे बढ़ सकते हैं इससे कि किस तरह से वो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।